बहुत प्रेम से आप सबको नमस्कार है। आज का विषय है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा गया वह वाक्य जिसमें उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका हिसाब की बात कही है। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? क्योंकि इसके पहले हमारे भारतवर्ष में पिछले बहुत वर्षों से, यूँ समझ लीजिए कि 1950 से लेकर अब तक होता यह आया कि भारत में चाहे विधानसभा के इलेक्शन हो, लोकसभा के इलेक्शन हो, पंचायत समितियों के इलेक्शन हो, नगर पालिका महानगर पालिका के इलेक्शन हो, अथवा किसी भी प्रकार के आंदोलन को यदि खड़ा किया जाता रहा है तो इन सारे प्रकरणों के अंदर में ऐसे लोगों का समावेश होता है जो अराजक स्थिति को पैदा करते हैं, जो कानून और व्यवस्था को भंग करते हैं। और ऐसे लोग जब इलेक्शन की समाप्ति हो जाती है, जब आंदोलनों की समाप्ति हो जाती है और जब पुलिस के एक्शन लेने का समय आता है, तब ऐसे जितने भी अराजक तत्व हैं ये सारे के सारे ही या तो जिला छोड़ देते हैं या प्रदेश छोड़ के अन्यत्र चले जाते हैं। वहाँ इनकी समुचित व्यवस्था भी रहती है, क्योंकि इनका कार्य ही यही है कि हम अराजक स्थिति पैदा करें। दूसरी ओर हमारे देश में ऐसे भी नेतागण हैं जिन्हें हमारे प्रधानमंत्री जी ने आंदोलनजीवी कहा। ये आंदोलनजीवी नेतागण, इनका कार्य ही ये होता है कि हर बात में मीन मेख निकाल कर एक आंदोलन को खड़ा करना। और जब वे इस तरह का आंदोलन खड़ा करते हैं तब यही अराजक तत्व इनके आंदोलनों में जुड़ते हैं और विविध प्रकार से कानून का उल्लंघन करते हैं, अव्यवस्था पैदा करते हैं, कानून और व्यवस्था की स्थिति को ध्वस्त करने का प्रयास करते हैं। और इस तरह से केवल भारतवर्ष में ही नहीं, विदेशों में भी इस चीज़ का संदेश जाता है कि भारत में अंततः ये चल क्या रहा है। अब ऐसे जो अराजक तत्व हैं, आंदोलनजीवी, जिनका उपयोग अपने पक्ष में करते हैं, ऐसे तत्व जो जिला छोड़ देते हैं, स्टेट छोड़ देते हैं, ऐसे तत्व को अब नहीं छोड़ा जाएगा। ये प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट आशय झलकता है। अब तक स्थिति तो यह रही है कि जो जिला छोड़ देते थे, स्टेट छोड़ देते, पुलिस कुछ कर नहीं पाती थी, क्योंकि पुलिस के पास में उतने संसाधन और उतने अधिकार भी नहीं हुआ करते थे। किंतु अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही तब निश्चित रूप से पुलिस बल में भी बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि अभी वर्तमान समय में हमारे देश की जितनी जनसंख्या है उस प्रमाण में पुलिस वाले अभी नहीं हैं। काफ़ी दूसरे देशों की तुलना में काफ़ी कम है। इनकी भी पूर्ति होगी, खुफिया तंत्र को बहुत मजबूत बनाया जाएगा। साथ ही इस बात की भी आवश्यकता है कि जब भी आंदोलनजीवी आंदोलनों को खड़ा करते हैं, देखिए यहाँ एक बात समझ लीजिए कि सभी आंदोलनजीवियों द्वारा नहीं खड़े किए जाते। बहुत से आंदोलन ऐसे होते हैं जो सत्य ही होते हैं और जिनकी डिमांड, जिनकी मांग बड़ी उचित हुआ करती है। ऐसे आंदोलनों की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम आज बात उन आंदोलनों की कर रहे हैं जो आंदोलनजीवियों द्वारा खड़े किए जाते हैं। और इनकी पार्श्वभूमि में देखिए, देश के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ खड़े हो जाते हैं, देश के बड़े बड़े वकील, ऐसे वकील जो सुप्रीम कोर्ट तक अपनी दखल रखते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। हम बात उन आंदोलनों की कर रहे हैं। तो पुलिस के पास में अब इस बात की समुचित व्यवस्था रहेगी कि कोई जिला छोड़ दे या स्टेट छोड़ दे, या ऐसे आंदोलनकारी जो अराजक पैदा करते हैं वो दल भी बदल लेते हैं।
इस दल से उस दल में चले जाएंगे, इस पार्टी से उस पार्टी में चले जाएंगे और अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। जैसे ही सत्ता परिवर्तित होती है ये फिर वापस आ जाते हैं। इस तरह की मनोवृत्ति रखने वाले बहुत प्रमाण में हमारे देश में अराजक तत्व विद्यमान हैं। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही कि सबका साथ सबका विकास, ये उन देशवासियों के लिए होगा जो देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। ये उनके लिए होगा जो समाज और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। ये उनके लिए होगा जो एक सामान्य जीवन जी रहे हैं और उन्हें जीवन जीने की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार की ओर से की जाए। ये उनके लिए होगा सबका साथ सबका विकास। किंतु सबका हिसाब की जो बात उन्होंने कही है ये केवल उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने अराजकता को पैदा करने का प्रयास किया। जैसा पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं शुवेंदु अधिकारी जी, इस समय बड़ी ही निपुणता से, बड़ी ही कठोरता से वो हिसाब कर रहे हैं उन लोगों का जिन्होंने अराजक स्थिति को गत 15 वर्षों में पैदा किया। कोई लगाम नहीं थी जिनके ऊपर, कोई बोलने वाला नहीं था जिनके खिलाफ। यदि उनके विरुद्ध पुलिस में शिकायत करने जाओ तो शिकायतकर्ता को ही पुलिस उल्टा डांटती थी, डपटती थी, भगा देती थी या उन पे ही केस कर दिया करती थी। ऐसे जो अराजक तत्व हैं ये पश्चिम बंगाल में वाम दलों से आए हुए लोग थे। और अब हुआ ये है कि शुवेंदु अधिकारी जी मुख्यमंत्री बन गए, बीजेपी की सरकार वहाँ पर आ गई, तो यही अराजक तत्वों ने सोचा कि हम बीजेपी में सम्मिलित हो जाए। किंतु शुवेंदु अधिकारी जी ने न केवल उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए अपितु जेलों के दरवाजे उनके लिए खोल दिए। सबका हिसाब ऐसे लोगों के साथ देश भर में होगा। कहीं भी किसी भी आंदोलन को खड़ा कर देना, कहीं भी लोगों को जोड़ना, कानून और व्यवस्था को भंग कर देना, जैसे अभी जंतर मंतर में किया गया या किया जा रहा है। जंतर मंतर में यही तो किया जा रहा है। किसानों को भी जोड़ने की बात कही गई। क्यों? क्योंकि अराजकता को उत्पन्न करने के लिए भीड़ चाहिए और भीड़ वहाँ यदि जमा नहीं हो रही हैं, विद्यार्थी यदि वहाँ जमा नहीं हो रहे हैं तो राजनीतिक पार्टियाँ आ जाए, किसान आ जाए, मजदूर आ जाएं और आके एक भीड़ बना ले। और भीड़ तंत्र का तो हिसाब वही होता है जो नेपाल और बांग्लादेश में हुआ। तो ऐसे जो अराजक तत्व होते हैं उनका हिसाब अब बराबर होगा, ऐसा प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट आशय झलकता दिखाई देता है और ये होना भी चाहिए। हमारे देश में यदि कानून और व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ नहीं हुई तो नीट के परीक्षा जैसी और भी परीक्षाओं में बच्चे आत्महत्या करते रहेंगे। इन आत्महत्याओं के लिए कौन जिम्मेदार है? यद्यपि हम इस चीज़ को मानते हैं कि लाखों बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उसमें से 15-16 बच्चे केवल हताश और निराश होकर यदि आत्महत्या कर लेते हैं तो ये आत्महत्या करना उनका उचित नहीं है। न तो धर्म इस बात की अनुमति देता है, न कानून इस बात की अनुमति देता है कि आप हार जाएं, हताश हो जाएं और आत्महत्या कर लें। आप आत्महत्या कर लेंगे, क्या होगा आपके परिवार का? क्या होगा माता पिता की उन आशाओं और आकांक्षाओं का जो उन्होंने आपसे लगा रखी है? इसीलिए ये कदम तो उचित नहीं है। किंतु फिर भी जो 15 लोगों ने आत्महत्या की है उसकी पार्श्वभूमि में तो नीट की परीक्षा ही है जो दोबारा ली गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये हुआ क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने गद्दारी की है। देखिए, हमारे देश में जयचंदों का इतिहास बहुत पुराना है। ये देश अगर शताब्दियों तक गुलाम रहा है, परतंत्र रहा है, तो यही वो जयचंद हैं जिन्होंने पेपर लीक किया। आप इन्हें उन जयचंदों से अलग नहीं समझें जिन्होंने देश को परतंत्र करने में सहयोग दिया। ये भी वही जयचंद हैं जो देश को परतंत्र भले ही ना कर रहे हों, लेकिन असामाजिक
तत्वों को, ऐसे तत्वों को बढ़ावा देकर सत्ता पे बिठाना चाहते हैं, परीक्षा में पास कराना चाहते हैं। जो अराजक मनोवृत्ति के लोग हैं, कौन है वो जो चाहेगा कि भाई पेपर लीक हो जाए, मैं उसे खरीद लूँ, और यदि मैं उसे खरीद कर किसी पद पे आसीन हो जाता हूँ, तो ज़रा विचार कीजिए कि वो व्यक्ति इस देश के लिए क्या हित करने वाला होगा या अहित करने वाला होगा। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो अभिप्राय यह कि ऐसे लोग जिन्होंने ये कांड किया, अब वो बचना नहीं चाहिए, और वो लोग भी बचना नहीं चाहिए जिन्होंने अयोध्या जैसी पवित्र भूमि में भगवान राम के मंदिर में दान को लूटने का प्रयास किया और लूटा है। देखिए, नैतिकता तो वह होती यदि वहाँ के पदाधिकारी जांच पूरी होने तक अपना इस्तीफा दे देते, किंतु इस नैतिकता का परिचय उन्होंने नहीं दिया। एक धार्मिक केंद्र में, अयोध्या जैसे राम मंदिर में आप बैठे हैं पदाधिकारी बनकर, और जांच चल रही है एसआईटी की, और आप अपने पद पे कायम हैं, ध्वजारोहण कर रहे हैं। बहुत ही शर्म की बात है ये आप लोगों के लिए। तो विषय हमारा ये है कि हिसाब उन लोगों का किया जाएगा, चाहे वो किसी भी पद पे कैसे भी बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, या छोटे से छोटा कार्यकर्ता क्यों ना हो, जो अराजक तत्व अपने हृदय में पाल के रखता है। इनका हिसाब किया जाएगा। ये प्रधानमंत्री जी का आशय है, और केवल ये आशय प्रधानमंत्री जी का है ऐसा हमारा कहना नहीं है। ये भारत देश के आम आदमी की मांग है। गत 75-80 वर्षों से यदि इन अराजक तत्वों का हिसाब नहीं किया जा सका है, और अब यदि ये हिसाब करने की बारी आई है, तो ये देश उसका स्वागत करेगा। और इन अराजक तत्वों में क्या वो नेतागण सम्मिलित नहीं हैं जिन्होंने क्षेत्रीय दल बना रखे हैं? ममता बनर्जी जी उसका साक्षात उदाहरण है, जिसे जनता ने निकाल बाहर किया और तृणमूल कांग्रेस का तिनका बिखर कर रह गया। एक समय में सत्ता के शिखर पर खड़े होके जिस रावण की भूमिका में ममता बनर्जी थी, आज वो धरती के अंदर में किसी कीड़े की स्थिति में आ गई। ऐसे जो नेता हैं हमारे देश में अभी भी, जो पूरा दबाव बनाते हैं सरकारी तंत्रों के ऊपर, सरकार के ऊपर, इनका भी हिसाब होना चाहिए। और इनका हिसाब सरकार के स्तर पे न करते हुए देश की जनता अपने स्तर पे करे। इनके चुनाव को ही न होने दें, इनको चयन होकर आने ही न दें। जैसे भारत की जनता ने ममता बनर्जी जी को आईना दिखाया कि मैडम, आपकी 15 साल की क्या हकीकत है, इस आईने को देखिए आप। ऐसा उपाय भारत की जनता ने भी करना चाहिए। और हमारा आज के संदर्भ में यही निवेदन है कि कानून अपना काम करेगा और सुरक्षा एजेंसियां अपना काम करेगी। उन्हें उनका काम करने में हम सहयोगी बन सके तो बहुत उत्तम। और दूसरी बात, जहां पर कानून अपना काम नहीं कर पाता है, उन नेताओं के ऊपर शिकंजा नहीं कस पाता है, जैसे ममता बनर्जी जी के ऊपर शिकंजा नहीं कस पाया कानून ने, वहाँ की पुलिस उनकी गुंडा बन के रह गई। सत्ता वो चीज़ होती है, पद वो चीज़ होता है जो रक्षक को भी भक्षक बना देता है। लेकिन देश की जनता को जागना होगा, और जागकर प्रधानमंत्री के इस मुहिम में उनका साथ देना पड़ेगा कि जब वो सबका हिसाब करने लगे, एक एक अराजक तत्व को जेल जब भेजने लगे, तब भारत की जनता का भी ये कर्तव्य होगा कि इनका समर्थन करने वाले, इनका सहयोग लेने वाले ऐसे नेताओं को जनता जमीन पर धूल चटा दे। जैसा ममता बनर्जी जी को धूल चटाई है, वो जनता बहुत अभिनंदन और धन्यवाद की पात्र है। आज के इस एपिसोड में मात्र इतना ही। आप देख रहे हैं द फोर्थ चैनल, मैं उमाशंकर। यदि आपको विषय अच्छा लगा हो, लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें अपने मत से अवगत कराएं। पुनः किसी अन्य विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।